हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? अच्छे से हैं? +1 में अच्छा लग रहा है? उम्मीद करता हूं अच्छा ही लगेगा और आगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा जब हम इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे। अभी तो हम थ्योरेटिकल पार्ट कर रहे हैं। जब इसके क्वेश्चंस करेंगे तो बड़ा आनंद आएगा आपको, लेकिन हम उसके लिए एक अभी बेस बना रहे हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। मैं हीरो सिंह रावत, लेक्चरर इन कॉमर्स, आप सभी को ये चीज़ें क्लियर कर रहा हूँ, अकाउंटेंसी की प्रिंसिपल्स वगैरह। तो हमारा आज का जो टॉपिक है, हमने पहले कंसेप्ट्स कर लिए। कंसेप्ट्स के बाद अब हम कर रहे हैं अकाउंटिंग कन्वेंशंस, लेखांकन परंपराएं या परिपाटियां या प्रथाएं कह लो इसको। जैसे किसी समाज में कोई परंपरा होती है, कोई विवाह शादी की परंपरा है ना, तो वो परंपराएं पुराने समय से चली आती है और आगे भी लोग उसे अडॉप्ट करते रहते हैं। लेकिन ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि करा जाता है। इसी तरह ये परंपराएं प्रथाएं, जो अकाउंटिंग सिस्टम चला, उसमें कुछ लंबे समय से जो लेखापाल हैं, जो अकाउंटिंग का काम संभाल रहे हैं, उन्होंने जो परंपराएं परिपाटियां चलाई हैं, उनको हम कन्वेंशंस कहते हैं। ये क्या होता है कि आपस में लेखापालों की सहमति हो जाती है कि जी ये परंपरा तो हमें अपनानी ही चाहिए। और ये मेजर खास तौर पर जब बाद में फाइनल अकाउंट्स बनते हैं। शुरू में तो बनती हैं बुक्स बनती है, रिकॉर्डिंग होती है, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस। बच्चों आपको समझ में ना भी आए ना ये वर्ड्स जल्दी, क्योंकि आपको यूं लगेगा सर ये क्या कह रहे हैं, कभी जर्नल बोल दिया, कभी लेजर बोल दिया। टेंशन नहीं लेना। मोटे तौर पर शुरू में जो किताबें बनती हैं उनमें तो हम कंसेप्ट के यूज करते हैं, उसके आधार पर चलते हैं, और बाद में जब उनके अंतिम खाते बनते हैं, फाइनल अकाउंट, उस वक्त इन कन्वेंशंस का प्रयोग होता है। चले, कन्वेंशंस क्या होती है? कन्वेंशन अकाउंटिंग करने, मैंने प्रथाएं बता दी आपको कि प्रथाएं पुराने समाज से चली आ रही होती है, पुराने समय से चली आ रही थी, और जो सही होती है उनको हम अपलोड कर लेते हैं। उसमें पहली कन्वेंशन है कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर, पूर्ण प्रकटीकरण की परिपाटी। पूर्ण प्रकटीकरण, हाँ, डिस्क्लोज करना, बता देना, प्रकट कर देना। और फुल डिस्क्लोज करना, फुल डिस्क्लोजर हो गया पूर्ण प्रकटीकरण। यह सिद्धांत कहता है कि क्योंकि खाते जो बनाए जाते हैं उसको बहुत सारे पक्षकार देखते हैं, अपने अपने एंगल से देखते हैं। जैसे एक एंगल की बात बताऊं, एक फिल्म देखिए, कुछ लोग एक साथ फिल्म देखते हैं, ओके? तो फिल्म में पर्दे पर सीन एक ही तो चलता है सबके लिए। अगर एक गाना चल रहा है तो ये थोड़ा कि मेरे लिए चल रहा है और उसके लिए नहीं चल रहा है, सबके लिए सेम चलता है ना। और बाद में वो फिल्म खत्म हो जाए, सबसे उनका पूछिए कि फिल्म कैसी लगी, तो कोई कहता है जी अच्छी थी, कोई कहता है बेकार थी, कोई कहता है जी सीन बड़ी अच्छी थी, सीनरी बहुत अच्छी थी, कोई कहता है उसका ड्रेस बहुत अच्छा था। ये क्या अर्थ है? जिसको जैसा अच्छा लगता है वो उसी तरह से देख पाता है ना। अब किसी को मान लीजिए, खासकर बच्चों को डिशुम डिशुम पसंद होती थी, तो अगर फिल्म के अंदर वो डिशुम डिशुम का वो सीन ना आए तो उसे कोई फिल्म ही अच्छी नहीं लगती। ये मैं अपनी भी बता रहा, जब मैं बहुत छोटा था तो तब जब तक फिल्म में एंड में डिशुम डिशुम ना हो जाए तो आनंद नहीं आता था। और अब जैसे बड़े हो गए तो अब वो डिशुम डिशुम तो देखना ही नहीं चाहते, वो तो ये लगता है फालतू की बातें। तो इसी तरह से बच्चे, फुल डिस्क्लोजर का मतलब है कि जो भी बात है वो पूरी की पूरी स्पष्ट की जाए। क्यों की जाए? क्योंकि एक कंपनी या एक संस्था के खातों को बहुत सारे लोग देखते हैं। मालिक तो देखता ही है क्योंकि मालिक का तो सारा कुछ लगा हुआ है, लेकिन जिसने उधार दे रखा है, क्रेडिटर है, वो भी तो देखता है कि ये संस्था सुरक्षित है कि नहीं है। इसी तरह गवर्नमेंट भी तो देखती है ना, कर्मचारी भी तो देखते हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी तो देखता है। तो ऐसे करके बहुत सारे पक्ष, और जिसने इन्वेस्ट करना हो या कर रखा है, पैसा लगा रखा है, वो भी तो देखता है। तो इस तरीके से फुल डिस्क्लोजर माने कि कोई भी संस्था अगर कोई चीज छुपाने लायक नहीं है तो उसे ना छुपाए, वो प्रकट करे, जिससे किसी के हित प्रभावित होते हो।
तो देखिए इसमें क्या है, फॉर एग्जाम्पल, ये इजी का मतलब होता है ई फुल स्टॉप जी फुल स्टॉप, मतलब फॉर एग्जाम्पल। इसको बोलते कैसे हैं, फॉर एग्जाम्पल। तो इजी नहीं बोलूंगा, इजी, फॉर एग्जाम्पल बोलूंगा, लिखेंगे इजी। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए कंटिंजेंट लायबिलिटी, संभावित दायित्व। अब होता क्या बच्चे, एक ऐसा दायित्व जो अभी नहीं है, जो मेरी जिम्मेवारी नहीं है, पर निकट भविष्य में हो सकती है। और वो मैं कहूं जी जब मेरा दायित्व नहीं है तो मैं क्यों किसी को बताऊं कि मेरा दायित्व है, नहीं बताता। अगर मैं नहीं बताता और कोई व्यक्ति इसकी वजह से इस कंपनी में या इस संस्था में कोई शेयर खरीद लेता है, इसमें हिस्सा ले लेता है या हिस्सा बेच देता है, और बाद में उसकी वजह से उस पता चलता है उसको लॉस हो जाता है उसी बात से जो हमने नहीं छुपाई, बस वो हमने छुपा दी, तो वो ये गलत हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या था, जैसे मान लिए किसी ने हमारे ऊपर 1 करोड़ का मुकदमा ठोक दिया, ठीक है, 1 करोड़ का मुकदमा ठोक दिया गया। तो ऐसे में क्या होता है कि वैसे तो ठोक दिया तो ये थोड़ा कि मेरी जिम्मेवारी बन गई, लेकिन फुल डिस्क्लोजर कहता है कि आपको दिखाना पड़ेगा कि जी आपकी संस्था के खिलाफ किसी ने 1 करोड़ का मुकदमा डाल रखा है। मैं कहूंगा जब फैसला ही नहीं हुआ, 5 साल में 7 साल में जब होगा तब दिखा देंगे, और क्या पता मैं जीत ही जाऊं, ये भी तो हो सकता है उसने झूठा मुकदमा कर दिया हो और मैं जीत गया। तो वो कहता है वो बात की बात है, आपको दिखाना पड़ेगा। तो यहां पे फुल डिस्क्लोजर यही कहता है। कंपनियों में तो बकायदा कंपनी एक्ट ने बहुत अच्छे प्रावधान करके हैं कि जो चीज बैलेंस शीट में ना दिखाई जा सके उसको नीचे दिखाओ, टिप्पणी के तौर पे नोट करके दिखाओ कि नोट हमारे खिलाफ मुकदमा है। इस तरीके की कोई भी बात जो है कि वो सारी बतानी जरूरी है। कोई रिस्क है वो बताना पड़ता है कि इस संस्था को ये रिस्क हो सकता है, ऐसी स्थिति आ जाए तो। इसी में बेटा चेंज इन स्टॉक वैल्यूएशन मेथड। स्टॉक थोड़ा थोड़ा याद आया, स्टॉक जो माल बचा हुआ रह जाता है वर्ष के अंत में, जो बिना बिका माल है वो बच गया, उसको क्या कहते हैं, स्टॉक। अगर स्टॉक में आपने वैल्यूएट करने का तरीका बदल दिया, वैल्यूएट क्या था, उसका मूल्यांकन करने का, मूल्यांकन करने, बेटा इसके स्टॉक के भी कई मूल्यांकन के तरीके होते हैं। एक फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है, इस तरीके से कई होते हैं। ये आपको ज्यादा टेंशन की जरूरत नहीं है। मतलब ये होता है कि जो माल मेरे पास बचा हुआ है, देखिए हो सकता है मेरे पास कुछ माल पहले का पड़ा हो, कुछ आखिरी का पड़ा हो, तो वो किस रेट पे रखें। तो कई बार ना कोई मेथड, जो मेथड यूज करते हैं, ठीक है हमारी संस्था मान लीजिए ए मेथड यूज करती थी और अब वो बी मेथड यूज करने लग जाए, बदल दे, तो इससे स्टॉक के रेट में फर्क पड़ जाएगा। तो यहां पर आपको नीचे लिखना पड़ेगा कि वी आर चेंजिंग फ्रॉम दिस मेथड टू दिस मेथड। तो ये आपका स्टॉक वैल्यूएशन मेथड का चेंज कर। डेप्रिसिएशन मेथड, डेप्रिसिएशन में भी कई मेथड्स हैं, +1 में भी आपको हम 2 मेथड सिखाएंगे, हालांकि 7-8 मेथड दिखाए गए हैं। तो वो मेथड्स क्या होते हैं, डेप्रिशिएट होता है बेटे जो संपत्ति होती है जो आपने परमानेंट बिजनेस को चलाने के लिए खरीदी हैं, उसमें से ज्यादातर चीजें घिसती हैं जमीन को छोड़ के। लैंड नहीं घिसती, इसको हम मानते हैं ये नहीं घिसती, बाकी लैंड पे बिल्डिंग बना वो भी घिसेगी, मशीन खरीदो वो भी घिसेगी, और अगर आप प्लांट खरीदे वो तो घिसेगा ही घिसेगा। तो इस तरीके से वो चीजें घिसती हैं। और मैंने बताया कई तरीके हैं डेप्रिशिएट करने के। अब एक चीज कितनी घिसी ये भी तो दिक्कत है ना बताना। भाई मेरी गाड़ी है, 1 साल बाद कितनी घिसी, अब कोई कुछ कहेगा कोई कुछ कहेगा, कौन सा बिल्कुल नाप के बताया जा सकता है कि इतनी घिसी है ना। तो इसलिए डेप्रिसिएशन का अगर मेथड में चेंज किया जाए तो वो भी आपको बताना पड़ेगा। फुल ये पूर्ण प्रकटीकरण में आता है। जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, अब कोई डाउटफुल डेट्स है उसमें भी अगर आप चेंज कर रहे हैं मेथड्स में तो वो सारी चीजें बतानी है। ये डाउटफुल डेट्स होता है बेटे जब पैसा आपका उधार है, मतलब आपने लेना है लोगों से, ठीक है, और आपको लगता है कि कुछ डूब जाएगा, तो उसके लिए हम पहले से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कर लेते हैं, कुछ अंदाजा लगा के कर लेते हैं भाई इतना डूब सकता है। तो ये कई बार चेंज भी कर देते हैं मेथड्स को। तो ऐसी कंडीशन में आपको फुल डिस्क्लोजर उतारना पड़ेगा। लेकिन एक बात नोट करने की है, डोंट एक्सप्लेन द सीक्रेट्स ऑफ ए बिजनेस। ऊपर तो कह रहे हैं पूर्ण प्रकटीकरण करो, सब कुछ बताओ,
जो किसी के हित को नुकसान पहुंचाता है। कभी कभी किसी जब जलेबी खाने का मन करे तो क्या कहते हैं, ओहो जलेबी तो मैंने फलानी जगह की खाई थी, वहां सबसे बेस्ट जलेबी थी। या शहर में केवल उस दुकानदार की जलेबी अच्छी है, गोलगप्पे उसके अच्छे हैं, भटूरे उसके अच्छे हैं, व्हाट्सएवर। क्यों भाई, और उनके क्यों अच्छे? हमने खा के देखे हैं ना, उसके बहुत है, फिर उसके वो क्यों नहीं बना पाता? वो जलेबी जो बनाता वो सबसे टेस्टी बनाता, तो वो क्यों नहीं टेस्टी बना पाता? यही तो सीक्रेट है, यही तो सीक्रेट है। और फुल डिस्क्लोजर में कहीं आप अपना सीक्रेट बता दो कि हम जलेबी में ये मिलाते हैं, वो मिलाते हैं, इतना ऐसा करते हैं, इतने घंटे के लिए पहले भिगो के रखते हैं, तो फिर फुल डिस्क्लोजर में तो नुकसान कर लिया, फिर कल से तो दुनिया बना लेगी आपकी जलेबी, आपका बिजनेस तो चौपट। तो कानून कहता है नहीं नहीं, ये नहीं करें हम, जो आपके सीक्रेट से बिजनेस के वो सीक्रेट रखो। ये तो फाइनेंशियल बताए गए थे, आपके फार्मूले वगैरह तरीके, भाई सीधी सी बात है, जो आपका तरीका अगर दूसरों को बता दोगे तो आपके पास क्या बचा? तो ये बात है कि आप अपने डोंट एक्सप्लेन या डिस्क्लोज द सीक्रेट्स ऑफ ए बिजनेस। तो अपने बिजनेस के सीक्रेट को डिस्क्लोज मत करो, एक्सप्लेन मत करो, ठीक है। हाँ, अगला है कन्वेंशन ऑफ मेटीरियलिटी। ये अभी मेरा एक हुआ कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर, अब दूसरा है कन्वेंशन ऑफ मेटीरियलिटी, सारता की परिपाटी। ऊपर कहता है फुल डिस्क्लोजर, सारी बातें प्रकट कर दो, सिर्फ बिजनेस के सीक्रेट को छोड़ के। ये कहता है सारी चीजें मत दिखाओ, सारता की परिपाटी। ये क्या मतलब हुआ भाई? देखिए बेटा, अगर आपको सब कुछ मैं सिखाने लग जाऊं अभी से, जितना बुक्स में लिखा हुआ है, और आप बुक्स भी देखोगे तो बहुत कुछ लिखा हुआ, तो कंफ्यूजन ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाएगा। नहीं, हालांकि आपको पढ़ना है, आज नहीं तो आखिरी की जब साल खत्म होने वाला तब पढ़ना पड़ेगा, लेकिन एक तो आज पढ़े साल की शुरुआत में, एक साल के अंत में पढ़ा जाए, दोनों में फर्क क्या है? तब तक आपको काफी ज्ञान हो चुका होगा। आप बैलेंस शीट, ट्रेडिंग P&L वगैरह वगैरह, इन सारी चीजों से, लेजर, ट्रायल बैलेंस, कैश बुक वगैरह सब चीजों से आप निकल चुके होंगे, तब आपको ये सारी बातें समझ में आने लग जाएंगी। है कि नहीं बेटा? मानते हो ना? तो यही बात यहां पर है। ये कहता है यदि अगर ज्यादा सारी चीजें दिखाने लग जाओगे, छोटी छोटी बातें दिखाने लग जाओगे, तो बड़ी बातों की इंपॉर्टेंस खत्म हो जाएगी। यस, अब सैलरी है, वेजेस है, छोटे छोटे दिखाओ, ये इसको सैलरी दी, इसको वेजेस दी, यहां पे इतनी सैलरी दी। अरे छोड़ो ना, सीधी सी बात बताओ, सैलरी दे दी, इतनी वेजेस दे दी, इस तरह से बताओ। छोटी छोटी बातों के कुछ ऐसी चीजें होती है बहुत नाम मात्र की होती है, जैसे मान लीजिए आपने कबाड़ी को कुछ थोड़ी बहुत बेच दी, तो उसका अलग से अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, उसको एक मिसलेनियस अकाउंट कह सकते हैं, विविध खाता, उसमें दिखा सकते हैं। आपको ज्यादा समझ में ना आए तो मैंने कहा ना, अकाउंटिंग टर्म्स अभी दिक्कत आएगी आपको। मोटे तौर पे मतलब यह कि छोटी छोटी सारी चीजें बताने के बजाय मेन बातें बता दो। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि ऐसी चीज मत छुपाना जिससे किसी का नुकसान होता हो। तो ये कहता है, यानी एक जगह तो इसका उल्लंघन ही माना जा रहा है। ये कहता है सारा डिस्क्लोज करो, ये कहता है कि सारता की सार लाओ, मेटीरियलिटी जो जरूरी हो वो खाते में। ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल ही छुपा दो, भाई किसी और खाते में डाल दिया छोटी मोटी चीजें। तो ये सारता की परिपाटी है, ठीक है। अब तीसरा है कन्वेंशन ऑफ प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म। कन्वेंशन ऑफ प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म, सतर्कता या रूढ़िवादिता की परिपाटी। ये क्या है? रूढ़िवादी, कंजर्वेटिज्म। रूढ़िवादी, अरे कई लोग ना पुराने ख्यालात के, ये तो रूढ़िवादी इंसान है, ये नए जमाने की क्या बातें जानता है, ठीक है, ऐसा भी बोलते। रूढ़िवादी क्या होता है? जो पुराने सिस्टम चले आ रहे हैं, पुराने जमाने से एक रूढ़िवादी सिद्धांत था। जिसके घर में बेटी हो जाती थी, क्या कहते थे? आपके घर में लक्ष्मी आई है, आप अभी से बेटी के लिए धन इकट्ठा करना शुरू कर दो, कहते थे कि नहीं? क्योंकि जब बेटी आई है तो बेटी पैदा हुई है तो 18-20 साल की उम्र में उसका विवाह करना होगा, एक साथ तो पैसा इकट्ठा होगा नहीं। और हमारा सिस्टम भी जानते हैं, हिंदू धर्म में कैसा सिस्टम चलता है कि बहुत सारा खर्चा करना पड़ता है विवाह शादियों में, तो वो पहले से इंतजाम करता था। ये आवश्यक नहीं है कि वो बेटी 18 साल की हो जाए,
हो सकता है उससे पहले खुदा ना खास्ता उसकी मृत्यु हो जाए, हो सकता है वो कोई लव मैरिज कर ले, परिवार से पहले बिना बताए भाग जाए, कुछ भी हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि जब विवाह करने का समय है तो एक सामने वाला परिवार कहे तो हम 1 रुपए में बेटी को लेके जाएंगे, बहू लेके जाएंगे और बिल्कुल भी खर्चा नहीं करेंगे। कुछ भी हो सकता है बच्चे, लेकिन वो ये सोच के नहीं चलता, वो चलता है नहीं भाई, सिंपल तौर पे चलता है। अरे मान लेते हैं कि उसकी बेटी का विवाह बिना खर्चे के भी हो गया, तो जो उसके पास पैसा था, पैसा तो जुड़ा हुआ है, या तो बच्ची को दे देगा या परिवार में जो भी काम ले लेगा, नुकसान तो नहीं है ना। तो यही कंजर्वेटिव का रूल है। पता है क्या रूल है? लाभ हानि की तुरंत व्यवस्था कर लो। इसको तो याद रख लो, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार सुनाऊंगा और कई बार तो मैं यही शब्द बोलूंगा, रूढ़िवादी सिद्धांत, कंजर्वेटिज्म रूल, कंजर्वेटिज्म रूल। हाँ, क्या क्या रूल है? लाभ को तब तक लाभ नहीं मानना जब तक हो जाए, और हानि की तुरंत व्यवस्था कर लेना। हानि की तुरंत व्यवस्था, लाभ को तब तक लाभ नहीं मानना जब तक लाभ हो ना जाए। नहीं समझे? एक और एग्जांपल, एक बच्चे का बहुत अच्छा पेपर हो गया और उम्मीद करते हैं कि 90% से अब आएंगे। पूछा, बेटे पेपर कैसा हुआ? कहता सर बहुत बढ़िया गया, जैसी उम्मीद थी वैसा ही पेपर हुआ। अच्छा, मेरिट? सर उम्मीद तो पूरी की पूरी है, लगभग 99% चांस है मेरिट आने के। बेटे पार्टी हो जाए, जाओ ले आओ समोसे जलेबी। सर थोड़ा सा रुक जाओ ना, रिजल्ट आ जाए उसके बाद खिलाएंगे, उसके पहले सर आनंद नहीं आएगा। अरे वाह, लाभ को लाभ नहीं मान रहा, कहता मेरिट आ जाएगी लेकिन नहीं मान रहा। दूसरा बच्चा, क्या हुआ बच्चे? सर मेरा पेपर छीन लिया शुरू के ही 20 मिनट बाद, पेपर पूरा नहीं हुआ सर, 20 पूरा कहां, 10 ही नंबर का कर पाया था, इतने में छीन लिया गया। किसी भी कारण से हो सकता है वो छीना गया। अच्छा, अब क्या सर, दोबारा तैयारी करनी पड़ेगी। तो रिजल्ट आने के बाद, नहीं नहीं सर रिजल्ट क्या, मुझे पता है मेरे 5 सब्जेक्ट में से एक ही सब्जेक्ट का खराब गया, 4 तो मेरे अच्छे गए हैं, मैं उसकी अभी से तैयारी शुरू कर देता हूं, जब कंपार्टमेंट का एग्जाम आएगा उस वक्त मैं तब तक तैयार पाऊंगा। हानि की तुरंत व्यवस्था। उसको कहें बेटे अभी मत कर, जब रिजल्ट आ जाए उसके बाद शुरू करिए। सर मुझे मेरा रिजल्ट पता है। एक तो वो बच्चा जिसे पता है शायद पास हो जाऊं, शायद रह जाऊं, शायद पास हो, वो की मैं नहीं करा, लेकिन जिसको कंफर्म होता है कि लॉस होगा वो शुरू कर देता है काम, है कि नहीं? दिस इज कंजर्वेटिव रूल, कंजर्वेटिज्म रूल। रूढ़िवादी सिद्धांत समझ में आ गया? एक बार फिर से रिपीट करें, लाभ को तब तक लाभ नहीं मानना जब तक हो ना जाए, और हानि की तुरंत व्यवस्था करना है। अब देखिए ये रूल पुराना कैसे चला रहा है, पुराना परंपरा चल रही है, और इसको बिजनेस में भी मानते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस। जो लागत होती है, जो स्टॉक होता है, स्टॉक को एक तो बाजार में कीमत चल रही है और एक आपने खरीदा। जैसे मान लीजिए मैंने खरीदा था 50,000 रुपए का, ओके, जो माल मेरा बचा हुआ है, वैसे तो खरीदा लाखों का होगा पर 50,000 का माल मेरा बचा हुआ है, और आज बाजार में कीमत 70,000 रुपए है, महंगा हो गया, और मेरे पास पड़ा है, अगर बेचूं तो कितने का बिकेगा? 70,000 का। और अभी कितने का है वो? 50 का। बेचो तो 70 का बिक जाएगा। लेकिन हमारा कंजर्वेटिज्म रूल क्या कहता है? लाभ को लाभ नहीं मानना। तो पता है क्या करता है? 50 ही लिखते हैं स्टॉक। दूसरी तरफ चले, मेरा माल कितने का था? 50 का, और बाजार में रेट डाउन आ गए, 40,000 का बिक रहा है। मेरा माल मैंने खरीदा 50 का, आज बाजार 40,000 की कीमत लगाता है इसकी, क्या करूं? 50 मानूं? नो, 40। हानि की तुरंत व्यवस्था। तो इसमें होता यही है, क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड विच एवर इज लेस, दोनों में से जो कम हो, मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस दोनों में से जो कम होता है, हमेशा उस पर लिखते हैं। ये तो याद ही कर लो क्लोजिंग स्टॉक को। तो अब आ गया प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। अब जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है बेटा, ये भी आपका रूढ़िवादी सिद्धांत पे ही है। कैसे? ये एक वर्ष, इस वर्ष में आपने माल उधार बेचा, उधार माल बेचा,
बेचा आपने 10 लाख का, ओके, 10 लाख का माल बेचा, अगले साल पैसे आएंगे क्योंकि उधार बेच रखा है ना, तो थोड़ा टाइम तो लगेगा आने में। अब अगले साल जब पैसे आएंगे, ये मैं अगला इसलिए कह रहा हूं कि हो सकता है उसने आखिरी के 5-7 दिन पहले, 15 दिन पहले माल बेचा हो और खरीदने वाला बोला सर 1-2 महीने तो मुझे भी चाहिए क्योंकि मैं भी आगे बेचूंगा, फिर वहां से 1 महीने बाद पैसे आएंगे तब मैं आपके दूंगा, तो हो गया ना अगला साल ही, है कि नहीं। अगला साल का मतलब 12 महीने नहीं है यहाँ पे मतलब है जो आपका साल खत्म होता है अकाउंटिंग ईयर, उसके बाद, चाहे वो 2 दिन बाद, चाहे 2 महीने बाद, चाहे 6 महीने बाद। तो बेटे क्या हुआ, ये उधार माल बेचा, इसको पैसे, इसके पैसे मिलेंगे आगे, लेकिन क्या 10 लाख से ज्यादा मिल सकते हैं? सर क्या बात करते हो, कौन देगा 10 लाख से ज्यादा? अगर मैंने 10 लाख का उधार बेचा तो कौन भला आदमी मेरे को 11 लाख दे के जाएगा? कोई नहीं देगा। अरे ये मैं 10 लाख एक व्यक्ति नहीं कह रहा, मैं ऐसे 100 आदमी कह रहा हूं जिनको थोड़ा 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 करके, या 1000 आदमी कह रहा हूं जिस किसी को 20,000 का माल, किसी को 5,000 का, किसी को 2,000 का माल बेचा, ऐसे करके कुल मिला के 10 लाख का माल बेच रखे। मैंने कहा क्या 10 लाख से फालतू आ सकते हैं? तो आपने कहा नहीं सर नहीं आ सकते, मतलब ही नहीं होता, कौन बेवकूफ है जो ऐसे फालतू देगा। ओके, मैंने कहा 10 लाख में कम आ सकते हैं? बोला जी मैं तो कहता हूं 100% लगाओ। ऐसा क्यों? क्योंकि आपके जितने ग्राहक हैं, कस्टमर्स हैं, सर कोई तो मर सकता है, कोई तो भाग सकता है, किसी की नीयत में तो खोट आ सकता है, हो सकता है कि नहीं? मान लीजिए एक ने केवल मेरे 500 रुपए देने और वो अचानक उसको शहर छोड़ना पड़ गया हो तो चला जाएगा, नहीं दिया उसने 500। अब 500 के लिए बच्चे, मुझे पता है कि कलकत्ता में बैठा है, मैं 500 रुपए लेने जाऊंगा कलकत्ता? नहीं ना। तो इसलिए ऐसे में नुकसान होता है। तो क्या देखा, ज्यादा तो मतलब ही नहीं, लॉस होगा, पक्का होगा। कितना होगा ये भी नहीं पता, कितना होगा, कौन मरेगा, कौन भागेगा, किसकी नियत खोट पड़ेगा, ये तो नहीं पता। तो हम एक अंदाजा लगाते हैं, यार ऐसा कर लो 10 से 1% मान लो कि 10 से 1% तो डूब ही सकता है। अब कोई 10 कहता है, कोई कहता है सर 15% भी ठीक है, ये तो डिपेंड करता है बिजनेस पे, अलग अलग है ना बेटे। तो बेटे इसका हम प्रोविजन करते हैं, डूबा नहीं है, पहले ही डुबो देते हैं ताकि इस साल का हमारा प्रॉफिट सही आ जाए। देखिए डूबेगा बाद में, हम पहले ही डुबो देते हैं, और बाद में डूब जाएगा तो वो ठीक हो जाएगा। अगर बाई दिए ज्यादा डूब गया तो थोड़ा नुकसान अगले साल को भुगतना पड़ेगा, और बाई दिए उससे कम डूबा तो अपने को बचत हो जाएगी। पर हम करते हैं प्रोविजन। अगला है इंश्योरेंस पॉलिसी एट सरेंडर वैल्यू। बीमा करवाते हैं, अगर आपको बीमा भी नहीं पता तो भी कोई टेंशन नहीं, आगे समझाएंगे, बाकायदा एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करेंगे। फिलहाल इतना एक्सप्लेन करने का समय नहीं है कि जैसे बीमा करवाते हैं तो बीमा आपने 30 साल का करवा रखा है, हर साल कुछ पैसे देते हो बीमा कंपनी को जिसको कहते हैं प्रीमियम। अब वो प्रीमियम देते, मान लीजिए आपने पहले साल 2,000 दिया, अगले साल 2 दिया, अगले साल 2 दिया, 5 साल देते 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 10,000 हो गए। तो आपने बीमा कंपनी को कितने दे दिए? 10,000। और बाई द वे आपकी मृत्यु नहीं होती, अगर मृत्यु हो जाए तो जितने का बीमा करवा रखा, अगर आपने 1 लाख का बीमा करवा रखा तो परिवार को 1 लाख मिलेगा। लेकिन अगर मृत्यु नहीं होती और आप कहते सर मेरे तो बस का आगे है नहीं, मेरी नौकरी भी छूट गई और अब मैं कहीं आपके बीमे के पैसे प्रीमियम दे नहीं सकता, आप मेरे पैसे उल्टे दे दो, तो अब तक आपने दिए कितने? 2-2 हजार करके 5 साल में 10,000 बीमा कंपनी को दे दिए। तो बीमा कंपनी इतनी समझदार थोड़ा है कि 10 के 10,000 आपके दे दे। अगर 10 के 10 आपको दे देगी तो बेचारी तो लूट जाएगी। अगर बीमा कंपनी कहती है कॉन्ट्रैक्ट आपने तोड़ा है, हमने नहीं तोड़ा, हम आपको 1 रुपया नहीं देते, मत दे। लेकिन अगर मेरे साथ बुरा हो गया और मेरे रिश्तेदार, मेरे दोस्त किसी ने कहा यार मैं बीमा करवाना चाहता हूं, तो एक कहावत सुनी होगी, दूध का जड़ा क्या छाछ भी फूक फूक पीता है। एक बार कोई आदमी दूध पी रहा था और जल्दी में उसने मुंह पे लगाया और उसका मुंह जल गया। आइंदा तो लस्सी, छाछ जो होती है वो भी तो सफेद ही होती है ना, वैसे फूक, अरे क्या हो रहा है, ये तो छाछ है, बोले क्या पता गर्म हो। हाँ ऐसे होता है, एक बार हो जाए तो आदमी हमेशा सतर्क हो जाता है। तो बेटा मेरे जैसा आदमी कहेगा बीमा मत करवा लियो, क्योंकि बीमा कंपनी अगर बीमा टूट गया तो 1 रुपया नहीं देती, बिल्कुल मत करवाइए भाई, इससे अच्छा तो अपने रख लियो संभाल के। तो देखिए ना, हम गलत संदेश भी देते हैं। तो बीमा कंपनी बीच का रास्ता अख्तियार करती है, वो कहती है कि चलो पूरा तो नहीं देते, आपको 30% दे देते हैं। तो 10,000 मैंने दिए थे,
10,000 का 30% 3,000, तो बीमा कंपनी मुझे 3,000 देने को तैयार है। तो यहाँ पर जो इंश्योरेंस पॉलिसी है, जब हम अपनी किताबों में लिख के रखते हैं तो बीच बीच में बीमा कंपनी से पूछते रहते हैं, सर मेरे कितने पैसे दे दोगे यदि मृत्यु ना हो तो। मृत्यु हो जाए तो मेरे को पता है कितने मिलेंगे, लेकिन अगर मृत्यु नहीं होती, टाइम पूरा नहीं होता, तो मेरे कितने पैसे दोगे। तो बीमा कंपनी कुछ वैल्यू देती है, 30%, 40%, 50%, वो उनका सवाल है। तो बेटा जितना देगी उतना ही हम एसेट्स मानेंगे, बाकी नहीं मानेंगे। तो देखिए आगे ना हानि की तुरंत व्यवस्था कर रहे हैं। आगे है प्रोविजन फॉर ए पेंडिंग लीगल शूट। कोई कानूनी मुकदमा है, शूट मुकदमे को बोलते हैं, और वो पेंडिंग है, किसी ने मुकदमा ठोक दिया और उसका एक तो ये था कि डिस्क्लोजर, वो तो ऊपर तो डिस्क्लोजर था कि हमें बताना पड़ेगा कि किसी ने हमारे खिलाफ 1 करोड़ का मुकदमा ठोक रखा है, वो तो डिस्क्लोजर था। और यहां पर पता है क्या है, अगर हमें लगता है यार मुझे लगता है शायद मेरे खिलाफ जा सकती है बात, और पूरी तो नहीं जाएगी क्योंकि कई तो झूठ बोल रहा है, कुछ सच है कुछ झूठ बोल रहा है, क्योंकि अक्सर लोग मिलावट भी तो ऐसे करते हैं ना, कुछ सच होता है कुछ झूठ होता है, मिक्स कर देते हैं। तो मुझे लगा कि शायद कुछ तो झूठ, मतलब कुछ तो सच है, तो शायद कुछ तो देना पड़े। तो उसके लिए हम जो इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं अभी से, हानि की तुरंत व्यवस्था, उसको प्रोविजन फॉर लीगल सूट कहते हैं। ठीक है, तो ये थे आपके परंपराएं। ओके, अब आगे मैं आपको थोड़ा सा वो बता देता हूं कि कन्वेंशन और कंसेप्ट्स में अंतर क्या होता है। ठीक है, चलिए। तो बच्चों अब मैं आपको करा रहा हूं डिफरेंस बिटवीन कंसेप्ट एंड कन्वेंशंस। हमने कंसेप्ट पढ़ी, अब कन्वेंशन पढ़ी, अब दोनों में अंतर क्या है, अवधारणाएं और परिपाटियों में अंतर। देखो बेटा, अवधारणाएं जो होती हैं वो हमें अकाउंट्स बनाने के लिए बेस देती है। देखिए पहला क्या है, लीगल पोजीशन, ये अंतर का आधार। बेटे जब कभी आपसे कोई अंतर पूछा जाए तो ये परफॉर्मा इस तरह की ही टेबल बनाना, सबसे पहले अंतर का आधार लिखना और तब उनके बीच में अंतर। कुछ बच्चे ना ऐसा ना करके वो नहीं मानते और वो एक पैराग्राफ की तौर पे कर देते, एक बार ऊपर लिख देते हैं कंसेप्ट के बारे में, फिर नीचे कन्वेंशन लिख देते हैं, उसके अच्छे मार्क्स नहीं मिलते बच्चे। अगर मैं कहूं कि 4 नंबर का क्वेश्चन है तो उसमें आपके काफी नंबर कट सकते हैं, इसमें लगभग पूरे भी आ सकते हैं यदि आपके ये बेस और डिफरेंस सही है और उसके बीच में सही है। और कई बार तो एक जैसे जल्दी पढ़ा जाता है तो इसको पढ़ लिया, उसके आधार पर हम दूसरे को मान लेते हैं कि शायद इसका ये उल्टा होगा, तो कई बार ऐसा भी हो जाता है। तो यही पैटर्न सेट है, याद रखें, हर बच्चा यही पैटर्न अडॉप्ट करेगा, चाहे वो इकोनॉमिक्स में पूछा जाए, इसमें पूछा जाए, कहीं भी अंतर पूछा जाए, अंतर का इस तरीके से शो कीजिए। चलिए, तो पॉइंट है लीगल पोजीशन, कानूनी स्थिति क्या है। कंसेप्ट्स को कानून द्वारा स्वीकृत है, कानून द्वारा स्वीकृत है, जबकि ये सामान्य सहमति पर आधारित है। आपस की जो सहमति बनी है, रूढ़िवादिता का सिद्धांत, फुल डिस्क्लोजर का सिद्धांत, वो कानून के द्वारा नहीं, आपसी सहमति से बना हुआ है। तो ये असामान्य सहमति पर दिशा निर्देश है, ये गाइडलाइंस। रिकॉर्डिंग वर्सेस फाइनेंशियल स्टेटमेंट, किसको रिकॉर्ड करते समय यूज करते हैं, किसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते समय। प्रारंभिक पुस्तकों और खाते बनाने का आधार प्रदान करता है कंसेप्ट। इसी के आधार पे तो हम खाते बनाना सीखते हैं, कैसे मुझे लिखना है, रिकॉर्डिंग करना है शुरू में, फिर उनको खातों में कैसे डालना है, ये सब कुछ उसमें होता है। और इन्हें अंतिम खाते बनाते समय ध्यान रखना होता है इन बातों को। वो फुल डिस्क्लोजर मैंने बताया था ना, बैलेंस शीट से भी नीचे लिख के देना पड़ता है कि हमने ये नियम, ये हमारे खिलाफ कानूनी मुकदमा चल रहा है और इस तरह के हमारे कोई संभावित दायित्व हैं, इस तरीके से ये आपको अंतिम खाते बनाते समय ध्यान रखना होता है। सिग्निफिकेंस, महत्व, कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे तो दोनों ही है, तभी तो दोनों पढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन अगर मैं कहूं तो इससे ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बेस देता है। खाते बनाने के लिए निश्चित आधार प्रदान करने के कारण अधिक महत्व है, या इनका कह देते हैं, इनका खाते बनाने के लिए निश्चित आधार प्रदान करने के कारण अधिक महत्व है। ठीक है, और इनका कंसेप्ट की तुलना में कम महत्व है। मैंने ये नहीं कहा महत्व नहीं है, वो इससे कम है। अगला, रोल ऑफ पर्सनल, व्यक्ति का प्रभाव।
व्यक्तिगत प्रभाव। देखिए बेटा क्या आता है ये, क्योंकि इसके लिए एक सेट ऑफ रूल देता है कि आपको ऐसे करना है, इस तरीके से करना है। तो जब कह दिया इस तरीके से करना है तो मेरी मर्जी तो चलेगी ही नहीं चलेगी। तो यहां पर व्यक्तिगत प्रभाव नहीं पड़ता। तुम खाते बनाओ, मैं बनाऊं, वो बनाए, सबको एक ही तरीके से बनाना, एक ही पैटर्न पे बनाना। वो बात अलग है किसी को आता ही ना हो तो अलग बात है। अदरवाइज आता हो तो सबको ऐसे ही डेबिट क्रेडिट जो रूल्स है वो करनी है। ये कहते हैं व्यक्तिगत प्रभाव पड़ता है। हाँ, ये व्यक्तिगत प्रभाव का मतलब पक्षपात भी। व्यक्तिगत प्रभाव का मतलब होता है कि जो व्यक्ति कर रहा है उसका दृष्टिकोण क्या है। जैसे कहते हैं ना, एक गिलास है और इसमें पानी इतना भरा हुआ है। अब आपको क्या दिखाई दे रहा है? एक बच्चा कहता है सर आधा गिलास पानी भरा है। ओके, दूसरे से पूछा, कहता जी आधा गिलास खाली है। मैंने पूरी क्लास में पूछा बताओ कितने बच्चे कह रहे हैं आधा गिलास खाली है? कुछ बच्चों ने कहा जी मुझे दिख रहा है आधा खाली है। किसी ने कहा सर मुझे दिख रहा है आधा गिलास भरा है। सही तो दोनों है, गलत कौन है? कोई भी नहीं। लेकिन एक अप्रोच है, जो कहता आधा गिलास भरा है उसकी सोच देखिए, उसको भरी हुई चीज नजर आ रही है। जो कहता खाली है उसकी सोच देखिए, उसको खाली नजर आ रहा है। इसी को पॉजिटिव नेगेटिव सोच कहते हैं। ठीक है ना। ये आपका यहां पर ये आ गया। तो इसकी कंसेप्ट मैंने जो बताया कि व्यक्तिगत प्रभाव की पक्षपात का प्रभाव पड़ता है, क्योंकि यहां पर ना कई छूट होती है तो उनको वो जो व्यक्ति होता है वो किस तरीके से लेता है, किस तरीके से यूज करता है, वो सारी बातें व्यक्तिगत प्रभाव पड़ता है, उसका असर पड़ता है। यूनिफॉर्म अडॉप्शन, एक रूपता के तौर पे एक रूप इसको अडॉप्ट करना। अडॉप्ट माने ग्रहण करना, एक रूप ग्रहणता। तो ये जो है एक रूप ग्रहणता, यानी इसको तो सारी संस्थाएं मानती हैं, सबके सब इसके हिसाब से करते हैं। चाहे कोई कपड़ा उद्योग हो या कोई और उद्योग हो, किसी तरह का भी, वो सब करेंगे। लेकिन इसको सभी संस्थाएं इसे लागू करने में समानता नहीं रखती, उनमें डिफरेंस आ जाता है। नहीं सर आप क्या कहते हो बेड डेट्स इतना थोड़ा होता है। जैसे मैं बेड डेट्स की प्रोविजन फॉर बेड डेट्स बता रहा था ना, कि डूबने से पहले ही कुछ हम सोच लेते कि शायद डूब ना जाए। बेटे एक जगह तो 50% भी डूबता है। आप कहो सर ऐसा क्या बिजनेस है? मैंने सुना हुआ है कि जो जैसे अंगूर हैं, अब सीजन में अंगूर क्या होता है कि अंगूर की आपने लाइफ देखी होगी, एक दिन से ज्यादा नहीं चलता। किसान बेचारा अपनी फसल तैयार करके आड़ती के पास लाया, ब्रोकर के पास जो होता है वहां पे, कि उसके पास लाया, आड़ती के पास, जो सब्जी मंडी में होता है। जानते हो क्या आड़ती? जो माल को, किसान का माल आम लोगों को बेचता है, या वहां पे जो रेडी वाले थे उनको बेचता है। तो होता क्या है कि किसान का माल आ गया, आड़ती की जिम्मेवारी उसका माल बिकवाना। अब पहले तो आड़ती कोशिश करता है केवल उन रेडी वालों को माल बेचता है जो नगद खरीदते हैं। जो उधार लेता है उसको कहता है ना भाई आपको नहीं दूंगा। लेकिन जब नगद वाले चले गए और अब वो माल यहीं पड़ा है, अब ये तो कहेगा नहीं किसान को आड़ती कि भाई साहब, किसान को कहेगा कि आपका माल बिक नहीं रहा, आप उल्टा ले जा रहे। किसान कहेगा मैं करूंगा क्या इसका, बेच इसको भाई। अब आड़ती की जिम्मेवारी है बेचने की। तो पता क्या करता है, जो उधार खरीदने के लिए तैयार, आ जा भाई ले जा यार, क्योंकि अगर यहीं पड़ा रहा तो खराब हो जाएगा। कम से कम अगले दिन आप सब्जी मंडी में आओगे, यानी वो जो रेडी वाला आएगा उससे मांग तो सकता है। क्योंकि कुछ रेडी वाले ऐसे भी हो सकते हैं जिनकी मजबूरी होती है या नियत होती है, कुछ भी कह लीजिए, वो नहीं देते होंगे पैसे। तो ऐसे में आड़ती बीच में फंस जाता है, तो उसकी मजबूरी हो जाती है उन्हें बेचने की, और उसमें वो 50% लॉस मान के चलते हैं। कई बार वो ऐसे चालाकी चल देते हैं कि जैसे नगद में तो सस्ता बेच देते हैं, उधार ज्यादा महंगा भी बेच देते हैं, कई तरीके होते हैं। लेकिन मैं आपको जो समझाना चाहता हूँ ये है कि सभी संस्थाएं लागू नहीं करती, सेम पैटर्न पे नहीं चलती। कोई 50% बैड डेट प्रोविजन मान रहा है डाउटफुल डेट्स का, और कोई कहता है जी 10% ही बहुत ज्यादा होता है। तो यही तो बात है कि फर्क है इसका। ठीक है, तो अब ये आपको मैंने कंसेप्ट और कन्वेंशन भी करवा दी। यहां पर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का। ओके, बाय बाय, अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे। ओके।